वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान दीपिका क्लासेस में के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र पर विस्तृत चर्चा की थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिमालय आज स्टार्ट करने वाले हैं और हिमालय के विभिन्न भागों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में हिमालय से संबंधित आते हैं, कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं जो हिमालय पर है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय की उत्पत्ति में कौन कौन से सिद्धांत थे जिन सिद्धांतों पर यह आधारित है। आइए इन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हिमालय को समझने से पहले सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम हिमालय के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जो है उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि हम इनके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हिमालय एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 है हिम धन आलय। हिम यानी बर्फ होता है और आलय यानी स्थान होता है। जैसे कि आपने विद्यालय नाम सुना होगा, उसी प्रकार अर्थात ऐसा स्थान जो बर्फ से ढका होता है उसे हम हिमालय कहते हैं। हिमालय की बात करेंगे तो हमारे हिमालय, जब भी आप विद्यार्थियों आपने बुक्स में देखा होगा तो सबसे पहली लाइन आपको यही मिलती है कि हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। तो यहाँ समझने लायक चीज़ें हैं कि इसमें दो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं कि सबसे पहली चीज़ कि हिमालय एक नवीन पर्वत है। इससे क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों, नवीन से तात्पर्य है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है इसका निर्माण अभी मान के चलिए 1 से 1.5 करोड़ वर्ष जो पूर्व है ये हिमालय कंप्लीट हुआ है और अभी भी निरंतर हिमालय में की जो ऊंचाई है ये निरंतर बढ़ती जा रही है। हिमालय की यदि हम बात करेंगे कि हिमालय के उत्थान की बात करेंगे, हिमालय के प्रारंभ की बात करेंगे तो आज से 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय धीरे धीरे बनना प्रारंभ हुआ था और 1 से 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण जो है यह पूरी तरह संपन्न हुआ और वर्तमान में भी यह निरंतर इसकी ऊंचाई जो है ये बढ़ती जा रही है। देखिए, हिमालय की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से पाकिस्तान, भारत, उसके बाद नेपाल, भूटान और इसके अलावा चाइना, इन सभी देशों में यह हिमालय फैला हुआ है। यदि हम इसकी स्थिति पर चर्चा करेंगे तो भारत में यह उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भाग में यह हिमालय फैला हुआ है। अब देखिएगा, हिमालय से आने वाले कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन हैं उनको हम सारा मैप पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति को समझने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो विद्यार्थियों, हिमालय के निर्माण को समझने से पूर्व हमें दो थ्योरीज को समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 है कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। इंग्लिश में यदि बात करेंगे तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोवर, और दूसरा है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इससे पूर्व हमें पृथ्वी की संरचना तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना इनको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की संरचना एवं उसके पश्चात हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि बचपन से आपने पुस्तकों में ये सब चीज़ें पढ़ते आए होंगे कि हमारी जो पृथ्वी थी ये करोड़ों वर्ष पूर्व एक आग का गोला हुआ करती थी। धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन आया और धीरे धीरे कर कर यह पृथ्वी जो है इसकी ऊपरी परत ठंडी हुई जो कि सॉलिड अवस्था में है। हमारा धरातल जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जिस पर हमारी जनसंख्या निवास करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि आपसे बोलूं कि यदि कोई चीज़ गर्म है, जैसे कि हम दूध गर्म करते हैं तो यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो जब उसको हम बंद करते हैं उबलने के पश्चात तो सबसे पहले उस दूध का ऊपरी भाग जो होता है वह धीरे धीरे सबसे पहले ठंडा होता है और उस पर एक कड़ी परत जम जाती है जिसको हम मलाई बोलते हैं। उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, जब जलवायु में परिवर्तन होने के कारण ये हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत थी ये धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद में ये परत जो थी ये सॉलिड अवस्था में, सॉलिड कंडीशन में अर्थात ठोस अवस्था में आई। इसी ऊपरी परत को हमने क्रस्ट बोला। हिंदी में यदि बोला जाएगा इसे हमने भूपर्पटी या आप बोलते हैं धरातल, सरफेस, सतह बोली। परंतु जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि दूध का एग्जाम्पल दिया
कि ऊपरी परत जो होती है वो तो सॉलिड हो जाती है ठंडी होने के बाद, परंतु नीचे का जो दूध होता है वह गर्म अवस्था में होता है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का अपर पोर्शन जो है, अपर लेयर जो है, जो ऊपरी परत है, ये तो सॉलिड अवस्था में है, जिसे हमने क्रस्ट, भूपर्पटी और धरातल या सरफेस बोला। परंतु इसकी आंतरिक संरचना जब हम देखेंगे तो हमारे इस एस्थीनोस्फीयर में या दुर्बलता मंडल में हमारा जो तप्त अवस्था में सेमी लिक्विड फॉर्म में या प्लास्टिक फॉर्म में मैग्मा भरा हुआ होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दुर्बलता मंडल वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक सेमी लिक्विड या प्लास्टिक फॉर्म में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। अब देखिएगा इसी मैग्मा पर देखिएगा जो सॉलिड कंडीशन में था, इस कंप्लीट रूप से इसको हमने बोल दिया ज्योग्राफी की भाषा में प्लेट। देखिए प्लेट से तात्पर्य है स्थल खंड का ऐसा टुकड़ा जो दुर्बलता मंडल में पाए जाने वाले मैग्मा के ऊपर तैरता रहता है, उसे हम बोलते हैं प्लेट। प्लेट यानी स्थल खंड का टुकड़ा, तो इसको हमने बोल दिया प्लेट। अभी आप देख रहे होंगे कि ये एक सिंगल प्लेट है। अब धीरे धीरे इस मैग्मा के ऊपर, इस तरल पदार्थ के ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि कोई सॉलिड चीज जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, उन चीज़ों को यदि हम लिक्विड के ऊपर यदि डाल देंगे तो वो उसके ऊपर वो तैरती रहती है। उसी प्रकार हमारे ये दुर्बलता मंडल में पाए जाने वाले मैग्मा के ऊपर ये हमारी अपर क्रस्ट जो लेयर है, जिसको हमने प्लेट नाम दिया, ये तैरती रहती है। परंतु आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ गर्म होती है, जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के पश्चात उसकी वाष्प जो है वो ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि ये जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ये क्लोज सिस्टम है, ये एक बंद निकाय है। इस कारण जब इसका ताप बढ़ाते हैं या ताप बढ़ने के बाद इसमें दाब में भी वृद्धि होती है। और ओपन सिस्टम में यदि हम बात करते हैं तो ओपन सिस्टम में यानी हम जहाँ पे निवास करते हैं, हम अर्थ पर, पृथ्वी के ऊपरी भाग में जब हम ताप बढ़ता है तो दाब कम होता है, अपोजिट चलता है। परंतु ये क्लोज सिस्टम है, तो यहाँ जब ताप बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ प्रेशर भी बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा होगा कि गैस पे हम जब कुकर चढ़ाते हैं तो कुकर क्लोज रहता है, बंद होता है। जब हम उसका ताप बढ़ाते हैं तो अंदर आप देखते हो उसका प्रेशर भी बढ़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो वॉल्केनो हैं, हमारे जो ज्वालामुखी हैं, उनको पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व बोला जाता है, सेफ्टी वॉल्व ऑफ अर्थ। कारण क्या है कि जिस प्रकार हम कुकर को यदि ताप बढ़ाएंगे और उसमें यदि सीटी नहीं होगी तो आपने देखा हो एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, वो विस्फोट होने से रोक देता है, जिससे कि हमारा जो कुकर है वो फट नहीं पाता। उसी प्रकार हमारे यदि वॉल्केनो नहीं होते तो हमारे अंदर जो है हमारी पृथ्वी भी जो नष्ट हो गई होती, उसमें एक्सप्लोजन हुआ होता। इसी प्रकार इसी मैग्मा के ऊपर ये हमारी जो प्लेट हैं, ये प्लेट क्या होती हैं, तैरती रहती हैं। अब ताप बढ़ेगा तो इसी मैग्मा के ऊपर से संवहनी धाराएं, कॉन्वेक्ट करंट जो है ये ऊपर की ओर उठता है। और जब यह संवहनी धाराएं ऊपर उठती हैं तो इन्हीं अंतरजात बलों के कारण, लगातार फोर्स करने के कारण हमारी जो प्लेट है ये धीरे 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 अलग अलग टुकड़ों में हमारी टूट गई। और यही जो टुकड़े जो एक प्लेट थे अब वर्तमान में 7 प्लेटों में बट गए, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि तभी आप प्लेटों के बारे में जब समझ पाएंगे तभी हिमालय की उत्पत्ति का, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत एवं कोवर का भूसंनति सिद्धांत जो है यह समझ पाएंगे। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए विद्यार्थियों, 2 थ्योरीज हमने आपको बताई। एक हमने आपको बताया कोवर का भूसंनति सिद्धांत, और दूसरी थ्योरी है हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। देखिए हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित ये दोनों ही सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, और इनमें से हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऑफ हैरी हेंस और जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोवर, ये दोनों थ्योरी ही हिमालय की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करती हैं। परंतु यदि आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय की उत्पत्ति की स्पष्ट व्याख्या किसके द्वारा की जाती है,
तो हिमालय की उत्पत्ति की स्पष्ट व्याख्या हैरी हैंस के प्लेट विवर्तन का सिद्धांत के द्वारा की जाती है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि कोवर जो महोदय थे, इन कोवर महोदय ने हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित किन बातों को बोला है। तो विद्यार्थियों देखते हैं कि सबसे पहले कोवर महोदय के द्वारा क्या बताया गया। जैसे कि हमने चर्चा की पहले कि हमारी जो पृथ्वी थी पहले केवल स्थल खंड का केवल एक ही टुकड़ा था, तो केवल हमारी जो प्लेटों की संख्या थी केवल एक ही थी, लेकिन लगातार पृथ्वी के आंतरिक भाग से दुर्बलता मंडल से संवहनी धाराएं मैग्मा के कारण ऊपर उठती थी और लगातार अंतर्जात बलों के कारण ये हमारी पृथ्वी थी धीरे 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 इसमें दरार पड़ना चालू हुई। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो स्थल खंड का पूरा भाग था, पृथ्वी का जो अपर पोर्शन था, जो एक ही प्लेट थी, इस पार्ट को कंबाइंड रूप से नाम दिया गया था पैंजिया। और इसके अंदर हमने बोला कि तरल पदार्थ भरा हुआ है पूरा, इस तरल पदार्थ को उन्होंने बोला पैंथलासा। अर्थात ये बोल सकते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में है, जो पानी वाला भाग है, उसको हमने बोला पैंथलासा, और जो स्थल खंड का भाग है जिसको हमने क्रस्ट बोला, उसको हमने बोला पैंजिया। यदि आपसे पूछा जाएगा पैंजिया क्या है, पैंजिया स्थल खंड का एक भाग है जो ज्वाइंट है, और पानी का एक बड़ा जो पॉइंट है, पूरा एक ज्वाइंट जो है, कंबाइंड रूप से जो वाटर है, वाटर वॉल्यूम है, वो उसको क्या बोला गया, पैंथलासा। अब कोवर महोदय ने क्या बोला कि लगातार जब इनमें अंतर्जात बल पड़े तो ये जो पैंजिया, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। सेकेंड स्टेप में जब लगातार इस पर फोर्स पड़े तो फोर्स पड़ने के कारण ये 20 से 2 भागों में डिवाइड हो गया, और जो लिक्विड भाग था, मतलब जो तरल पदार्थ था, वो दरार पड़ने के कारण जितना भी पानी वाला भाग था ये बीच में आ गया, और जो हमारे कॉन्टिनेंट थे या स्थलखंड के टुकड़े थे, ये स्थलखंड के हमारे जो टुकड़े थे, ये टुकड़े हमारे अलग अलग भागों में टूट गए, और इनके बीच का जो पार्ट था जिनमें ये पानी भरा था, तो कोवर महोदय ने बताया कि कई करोड़ों वर्ष पूर्व लगातार पृथ्वी के अंतर्जात बलों एवं संवहनी धाराओं के कारण ये हमारा जो पैंजिया था ये 2 भागों में विभक्त हो गया, और जो पैंथलासा था, ये पैंथलासा बीच वाले भाग में पूरी तरह भर गया। अब चूंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड थे, तो ये हमारा पार्ट है नॉर्थ पार्ट, ये हमारा साउथ पार्ट है। तो जो हमारा नॉर्थ पार्ट था इसे हमने अंगारा लैंड बोला, और जो हमारा दक्षिण वाला पार्ट था इसको हमने गोंडवाना लैंड बोला। और जो मध्य में पानी वाला भाग था, इस पानी वाले भाग को हमने टैथीस सी यानी टैथीस सागर बोला। देखिए, कोवर महोदय की जो थ्योरी है वो अब प्रारंभ होती है, इसके पहले लेकिन हमें ये सब जानना आवश्यक था। तो कोवर महोदय ने बताया, उन्होंने जो जियोसिंक्लाइन बोला, जो भूसन्नति वर्ड बोला, वो भूसन्नति वर्ड किसके लिए यूज किया, टैथीस सागर के लिए। अर्थात वहां जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति से तात्पर्य किससे है, टैथीस सागर से है, जो पैंथलासा वाला भाग था, जो टूटने के पश्चात बीच में आपका भर गया। अब देखिए, जब भी आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहली चीज आती है कि हमारा जो भारत है इसका प्रायद्वीपीय भाग या दक्षिण भारत का जो भाग है ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये कहने का तात्पर्य इसलिए कि हमारा ये दक्षिण में गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हमारा जो भारत का दक्षिण भारत वाला भाग था, प्रायद्वीपीय भाग था, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट मेडागास्कर द्वीप के पास जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे यही प्लेटों में गतियां हुई, और गतियां होने के पश्चात वर्तमान में यह भाग दक्षिणी गोलार्ध से लेकर अब उत्तरी गोलार्ध में है। देखिएगा, ये जो ऊपर का पोर्शन था इसको हमने नाम दिया उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो दक्षिण में भाग था उसको हमने बोला दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर। अब देखिएगा, जो भाग उत्तर में, देखिए गोलार्ध नाम में ही विदित है, गोले का अर्धभाग, गोले का ऐसा अर्धभाग जो उत्तर में है वो उत्तरी गोलार्ध, गोले का ऐसा भाग जो दक्षिण में स्थित है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब चूंकि हम पहले कई करोड़ों वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए थे,
मेडागास्कर द्वीप के समीप। इसलिए हमारा जो दक्षिण भारत का भाग था वो गोंडवाना लैंड में आता था, लेकिन वर्तमान में हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। इस कारण से हम बोलते हैं कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग था। ये तो कुछ जानकारी थी। अब आगे हम टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसमें प्रोसेस क्या थी। पर्टिकुलर कोबर महोदय ने जो बात की थी, उन्होंने ये बोला था कि टैथिस सागर जो है उसके लिए जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति वर्ड का प्रयोग किया। अब देखिएगा कि हम यहां पर हैं उत्तरी गोलार्ध में, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो था, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो प्रोसेस यहां तक आने की हुई, वो सारी प्रक्रिया के बीच में हमारा टैथिस सी था। इसको हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं। तीसरे स्टेप में हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि मान लीजिए ये अफ्रीका महाउदय था, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये हमारा कंबाइंड रूप से यूरेशिया बोला जाता था। यूरोप और एशिया है कंबाइंड रूप से। तो हमने बोला था कि धीरे धीरे करोड़ों वर्ष में धीरे धीरे पहले 2 टुकड़े हुए, फिर 4 हुए, धीरे धीरे करते करते 7 बड़े स्थल खंडों के रूप में हमारा ये जो पेंजिया था ये टूट गया, जिन्हें हम वर्तमान में 7 महाद्वीपों के रूप में देखते हैं। तो उनमें से हमने ये बोला कि हमारा जो भारत था वो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो था अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा था। तो इनके बीच में प्लेट जो होती हैं उनमें मूवमेंट्स होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उन प्लेटों के बारे में विस्तृत विवरण कोबर महोदय ने नहीं दिया है। कोबर महोदय ने केवल ये बोला कि इस अफ्रीका महाद्वीप एवं यूरेशिया के बीच में एक सागर या समुद्र हुआ करता था, जिसे हमने बोला था टैथिस सी, यानी टैथिस सागर। और टैथिस सागर जो अफ्रीका महाद्वीप एवं यूरेशिया के मध्य में स्थित है, हिमालय का गर्भगृह या हिमालय का जन्मदाता या हिमालय का पालना घर, ये 3 प्रकार से स्टेटमेंट आपको आ सकते हैं कि हिमालय का गर्भगृह कोबर महोदय ने किसको बोला है, टैथिस सी को, या इसी टैथिस सी सागर को भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन नाम दिया है। दूसरी चीज आती है कि हिमालय का जन्मदाता कौन है, टैथिस सागर है। हिमालय का पालना घर किसे कहा जाता है, तो टैथिस सागर को। तो कोबर महोदय ने केवल यही चर्चा की, लेकिन विस्तृत व्याख्या नहीं की कि किस कारण से अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ भारत का प्रायद्वीपीय भारत वर्तमान में यहां तक पहुंचा और कैसे हिमालय बना। केवल उन्होंने ये बताया कि जो हिमालय का टैथिस सागर है, इस टैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ये अस्पष्ट व्याख्या थी, परंतु उसी को बेस बनाकर, उसी को आधार बनाकर हैरी हेंस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी, जिसको हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इस वर्ड को समझना आवश्यक है। देखिए प्लेट के बारे में तो हमने आपको बताया कि प्लेट यानी क्या होता है, स्थल खंड का एक टुकड़ा जो सॉलिड कंडीशन में हो उसे हमने प्लेट बोला। और दूसरा वर्ड आता है विवर्तनिका अर्थात टेक्टोनिक। प्लेट यानी हो गया स्थल खंड यानी लैंड एरिया बोल सकते हो आप, प्लस टेक्टोनिक का अर्थ होता है मूवमेंट, अर्थात हिंदी में बोल सकते हैं हम गतियां। अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की यदि आपको डेफिनेशन आए या सिंगल लाइन में आपको लिखना हो तो आप बोल सकते हो स्थल खंडों में या प्लेटों में होने वाली गतियों का अध्ययन ही प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है। अब ये विवर्तनिक या टेक्टोनिक जो है, इसमें हमने बोला कि प्लेटों में गतियां हो रही हैं, तो इन गतियों का ही हमें अध्ययन करना है। हैरी हेंस ने इन्हीं प्लेटों में होने वाली गतियों के बारे में जानकारी दी है कि कैसे हमारा भारत अफ्रीका महाद्वीप से लेकर जो मेडागास्कर द्वीप से जुड़ा हुआ था और वर्तमान में हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो आगे देखते हैं प्लेटों में किस किस प्रकार की गतियां हुई। अब देखिए सिंपल एग्जाम से यदि हम आपको बात करें कि यदि मान के चलिए पानी के ऊपर हमने किसी चीज को रखा है जो पानी में तैर रही है, तो आपको पता है उस पानी में 3 प्रकार के मूवमेंट होंगे, 3 प्रकार की गतियां होंगी। या तो जो भी चीज तैर रही है वो एक दूसरे के पास पास आएगी,
या तो वो दूर दूर जाएगी या प्लेट ऊपर नीचे होगी। इसी प्रकार हमने बोला कि हमारे दुर्बलता मंडल अर्थात एस्थेनोस्फीयर पर हमारे जो स्थलखंड के टुकड़े हैं ये क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। तो इनमें भी 3 प्रकार के मूवमेंट होंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 3 प्रकार के मूवमेंट कौन कौन से होंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमने बोला कि प्लेटें या तो पास पास आएंगी, प्लेटें या तो दूर दूर जाएंगी, या प्लेटें एक दूसरे इनमें घर्षण होगा, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ये तीनों कंडीशन को हम समझते हैं कि इन कंडीशन से किस गति से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, और बाकी की जो 2 गतियां हैं इन गतियों से क्या क्या निर्माण होते हैं। सबसे पहली गति जब होती है तो इस गति को हमने नाम दिया अभिसारी गति, यानी आप बोल सकते हो कन्वर्जेंट मूवमेंट। जब प्लेटें दूर दूर जाएंगी तो यहां बोला उन्होंने इस मूवमेंट का नाम दिया अपसारी गति, यानी डाइवर्जेंट मूवमेंट। और तीसरी गति कि प्लेटें ऊपर नीचे हो रही हैं, इस कंडीशन को उन्होंने दिया रूपांतरित गति, यानी ट्रांसफॉर्म। अब इन तीनों गतियों में से हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी व्याख्या हैरी हेल्स ने हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में की है, जिसे हम बोलते हैं अभिसारी गति। देखिएगा, भी वर्ड आ रहा है, अर्थात दोनों प्लेटें भीतर की ओर जा रही हैं। अप यानी प्लेटें दूर दूर जा रही हैं और डाइवर्ट हो रही हैं। इंग्लिश से क्लियर हो रहा है, डाइवर्ट हो रही है, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, और ये ट्रांसफॉर्म है। अब देखिएगा, ये तीनों ही कंडीशन में अर्थक्वेक आते हैं। अब कैसे आते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से पूरी इन गतियों में किन किन का निर्माण होता है, कैसे ज्वालामुखी बनते हैं, कैसे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, कैसे अर्थक्वेक आता है, कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है हिमालय है, तो हिमालय के संदर्भ में इस प्रकार की जो गति है, यदि आपको पूछा जाएगा कि हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सी गति जवाबदेह है, तो आप बताएंगे कि हमारी जो अभिसारी गति है, जो कन्वर्जेंट मूवमेंट है, इस मूवमेंट के कारण ही हमारा जो हिमालय है वो उसका निर्माण हुआ है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हमारा भारत वर्तमान में एशिया महाद्वीप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट हुआ कैसे। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये हमने बोला कि हमारा यूरोप, ये रूस, और ये हमारा एशिया है। इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड रूप से यूरेशिया, यूरोप और एशिया। और ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इनका जो मूवमेंट है, हमने क्या बोला कि हिमालय की जो उत्पत्ति है, हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो अभिसारी प्लेटों का परिणाम है, अभिसारी गति का परिणाम है। तो अभिसारी गति में क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर पास पास आएंगी। तो ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप से हमने बोला कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था, ये भारत हमारा इस अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, और इस प्लेट को हमने नाम दिया यूरेशियन प्लेट। जिस कॉन्टिनेंट के ऊपर, जिस स्थलखंड के नीचे जो प्लेट है उसको वही नाम दिया है, यूरेशिया में यूरेशियन प्लेट हो गई। और इस प्लेट को हमने नाम दिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ा हुआ था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। गति कैसी हो रही है विद्यार्थियों, अभिसारी गति हो रही है, मतलब प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं। ये कहानी जो है, यदि हम बात करेंगे आज से 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व यह प्रक्रिया चालू हुई,
कि ये प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करना चालू हुई। ये यहां से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आगे बढ़ रही है, यहां से यूरेशियन प्लेट आगे बढ़ रही है, और हमने क्या बोला था कि इनके मध्य में एक सागर था जो कोवर महोदय ने बताया था, हिमालय का जिसको गर्भगृह बोला या पालना घर बोला, इसका नाम है टेथिस सी अर्थात टेथिस सागर। इसी को भूसन्नति भी बोला कोवर महोदय ने। अब देखिएगा, लगातार करोड़ों वर्षों में ये प्रक्रिया हुई और धीरे धीरे करते करते आज से 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आ गई, परंतु इन दोनों के बीच में एक सागर है, टेथिस सागर। और आप सभी जानते हैं कि जो भी जितनी भी नाले होते हैं ये सारे अपने सेडिमेंट अवसाद जो होते हैं, कंकड़, बालू, पत्थर और भी जो चीज़ें होती हैं, ये सारे नदियों में बहाते हैं। नदियों में आकर जब विसर्जित करते हैं और सारी नदियां जाकर अपना जितना भी ये अवसाद हैं या सेडिमेंट हैं, जो निक्षेप हैं, ये समुद्र में बहाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले टेथिस सागर काफ़ी विशाल हुआ करता रहा, लेकिन सारे कॉन्टिनेंट से सारी नदियां जो हैं इसमें अपने अवसादों को डालती थीं, क्योंकि सागर एक ही था। तो पहले तो इसका प्रवाह काफ़ी तीव्र था, परंतु जब ये प्लेटें दोनों एक दूसरे के निकट आईं तो धीरे धीरे ये सकरा होना चालू हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप भी देखते हैं कि जब नाली आप बनाते हैं बड़ी सीमेंटेड रहती है, पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, परंतु लगातार जब यूज़ करते हैं उसमें कुछ कचरा आता है तो धीरे 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 वो नाली बंद होना चालू होती है। उसी प्रकार जब ये सेडिमेंट, देखिए पहले चौड़ाई थी तो ये फ्लो था तो ये बह जाते थे, परंतु जब ये प्लेटें आगे बढ़ रही थी तो ये धीरे धीरे नैरो होना चालू हुआ। अब क्या होगा, ये अवसाद जो हैं धीरे धीरे यहां पर एकत्र होना चालू हुए। अब जब एकत्र होना चालू हुए इधर पर, तो आपको पता है कि जब ज्यादा अवसाद इकट्ठे हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे ये समुद्र या नाला या जो भी हम एग्जाम्पल लें, ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि बंद होने के पश्चात जब पानी नहीं निकल पाता है तो जो अवसाद पीछे से लगातार आ रहे हैं वो अवसाद उसके ऊपर जमना चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ऊपर उठना चालू होता है। तो यही कारण था कि लगातार जब ये बंद हो गया टेथिस सागर, तो इसके ऊपर सारे अवसादों ने जमना चालू हुआ और एक पर्वत का रूप लेना चालू हुआ। तो ये 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व जब प्लेटें निकट आईं तो धीरे धीरे करते करते आज वर्तमान में आप देखते हैं कि हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। और आज भी आपने देखा होगा कि हिमालय की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसका कारण क्या है, लगातार अभिसारी प्लेटें, अभिसारी जो गति हो रही है, प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। टकराने के कारण क्या हो रहा है कि ये अवसाद जो होते हैं ये ऊपर उठना चालू हुए और इनके कारण ये हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है ये निरंतर बढ़ती है। आप दूसरे प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि हमने बोला कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी। अब इन दोनों में से आपकी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी इसको बोल सकते हैं कि ये कमजोर प्लेट थी और ये जो प्लेट थी ये भारी प्लेट थी या ये मजबूत प्लेट आप बोल सकते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो आपने देखा होगा कि जब कोई कमजोर चीज भारी चीज से टकराती है, जैसे कि आपने देखा होगा कार और ट्रक की भिड़ंत होती है, तो जब ट्रक कार सामने से भिड़ते हैं तो कार का जो फ्रंट वाला पोर्शन, क्योंकि कार कमजोर है, वो अंदर की ओर दब जाता है, फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर वह दब जाता है। इसी प्रकार जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बाद में यूरेशियन प्लेट जो है आपस में टकराई तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये नीचे की ओर झुक गई और ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी। अब देखिएगा उसके दो कारण, एक तो ये टकराएगी तो यहां क्या होगा, टेंशन आएगा, यहां फोल्ड हो जाएगा, यहां बलन पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि ये प्लेट जब एस्थेनोस्फीयर तक जाएगी, दुर्बलता मंडल तक जाएगी, यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है, मैग्मा है, तो ये प्लेट पिघल जाएगी और पिघलने के पश्चात इसमें से भी मैग्मा बाहर आएगा। तो एक तो इसमें फोल्ड है और फोल्ड के साथ ये धीरे धीरे ऊपर उठना चालू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये हिमालय जो है निरंतर बढ़ रहा है। और आपने जो मैंने आपको वर्ड बताया था कि हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। नवीन क्यों है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति आज से 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व ही हुई है, इसलिए ये नया पर्वत है। और दूसरा, ये प्लेटों को टकराने के कारण इस प्लेटों के बीच में जो फोल्ड पड़े,
इसके कारण इसको हम फोल्डेड माउंटेन यानी बलित पर्वत कहते हैं। आशा करता हूं कि ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं कि वर्तमान में हम जो हिमालय है, हिमालय के जो 4 भाग हैं, ये 4 भागों का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी चोटियां इस पर स्थित हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन सी नदियां इन हिमानी ग्लेशियरों के पिघलने से इन क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, हिमालय को समझने से पूर्व उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तभी आप जो उसमें आपको किताबों में दिए होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो तभी समझ में आएंगे। देखिए, वर्तमान में यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग है जिसे हम ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, या पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय या पार हिमालय के नाम से जानते हैं। हमारा जो दूसरा हिमालय का पार्ट है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और हम यदि भारत की बात करेंगे तो भारत में मुख्यतः जो हिमालय है वो यहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है, तिब्बत हिमालय है या पार हिमालय, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि इसका अधिकांश भाग तिब्बत क्षेत्र में है। पार हिमालय अर्थात हिमालय के उस पार। दूसरी चीज है, पहली चीज आती है, दूसरी चीज में हम ये समझ सकते हैं कि इन जो हिमालय का निर्माण है, इस हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ है। अर्थात जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आगे बढ़ रही थी तो उससे पहले ही जब यूरेशियन प्लेट आगे बढ़ रही थी तो वहाँ अवसादों में बलन पड़ा और ऊंचे अवसाद ऊपर की ओर उठे, तो पहले से एक पर्वत ये मौजूद था। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारा ट्रांस हिमालय हमारे हिमालय का पार्ट नहीं है, इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट के अवसादों में बलन पड़ने एवं ऊपर उठने के कारण हुआ है। अब मेन हिमालय है जिसका हमें अध्ययन करना है, उसे हम बोलते हैं महान हिमालय। इसे ही हम बोलते हैं हिमाद्री हिमालय, इसे ही हम बोलते हैं आंतरिक हिमालय, अर्थात ग्रेट हिमालय। अब देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करें। महान हिमालय क्यों कहा जाता है या ग्रेट हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व की 10 बड़ी सर्वोच्च ऊंची चोटियां, देखिए हिमालय में इस क्षेत्र में जो भी चोटियां या पीक पाई जाएंगी या माउंटेन रेंज पाई जाएंगी, इनका औसत यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा एवं चाइना में चोगोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, वह भी हमारी महान हिमालय में मौजूद है। इनके अलावा यदि हम बात करें कंचनजंगा की, हम बात करें, इनके अलावा मकालू, मसालू, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपुर, ऐसी बहुत सारी जो चोटियां हैं, ये सारी ऊंची चोटियां इस महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इन पर हम आगे चर्चा करेंगे मैप में। चलिए तीसरे हिमालय की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हिमालय है लघु हिमालय। लेजर हिमालय भी बोला जाता है इसको। और चौथा हिमालय शिवालिक हिमालय। ये 4 भागों में डिवाइड है, जिनमें से 3 प्रमुख भाग हैं जो भारत में हैं और ये तिब्बत क्षेत्र में है। इसका कुछ पार्ट हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य में है। शिवालिक हिमालय से बात करें तो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला की यदि बात करेंगे तो उसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके पश्चात मैप में इन सारे हिमालयों को हम देखते हैं और उसमें प्रत्येक पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, सबसे पहला पार्ट जो है ये ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय या पार हिमालय। तो देखिए, ये हिमालय का जो ये माउंटेन रेंज है या हिमालय का जो ये पार्ट है, इसके अंतर्गत भी अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये हिमालय का जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में आप सभी जानते हैं कि ये पीओके क्षेत्र है, अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, अर्थात कश्मीर का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो देखिएगा, 3 माउंटेन इसके अंतर्गत में हमारी रेंजेस हैं। पहली रेंज की बात करेंगे हम, जिसका मैक्सिमम पार्ट यदि हम बात करें तो पीओके क्षेत्र में है। दूसरी रेंज है हमारी, तीसरी रेंज है जिसका कुछ पार्ट नेपाल में भी गया है, और चौथी रेंज है जो भारत में मौजूद नहीं है। हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चन जितने भी हम इसमें आपको बताएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं और भविष्य में आने की भी संभावना है। यदि आप इनसे संबंधित और भी विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स हमारे क्लासरूम में दी जाती है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और टेस्ट सीरीज भी चलती है, जिससे कि सारी चीज़ें आपको यहीं पर तैयार हो जाएं। तो देखिएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे पहली हमारी जो रेंज है उसका नाम है काराकोरम रेंज। दूसरी रेंज जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत उसका नाम है लद्दाख रेंज। तीसरी जो है उसका नाम है जास्कर, और चौथी जो भारत में मौजूद नहीं है उसका नाम है कैलाश। पहला क्वेश्चन तो यह बनेगा कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो आपको बताया 4 रेंजेस हैं। पहली है हमारी काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर और चौथी है कैलाश। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत में मौजूद नहीं है। तो देख रहे हैं आप, ये हमारा तिब्बत चाइना वाला क्षेत्र है। ये कैलाश मानसरोवर, कैलाश जो पर्वत है हमारा, ये तिब्बत क्षेत्र में है। और उत्तर भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो 3 प्रमुख तंत्र हैं, उन नदियों का उद्गम इसी कैलाश पर्वत से होता है। अब देखिएगा, इनमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि इस काराकोरम रेंज में, पीओ के क्षेत्र में, एक हमारा पीक है, हमारी चोटी है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। या केटू भी बोला जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज है कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है, जो उत्तरी पर्वत है, उसका नाम है काराकोरम। इस काराकोरम को संस्कृत में कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है, और इसी काराकोरम पर्वत को गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है। इसी काराकोरम रेंज में भारत की सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन या केटू, ये स्थित है। यदि इसकी हम हाइट की बात करेंगे तो 8611 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, भारत के जितने भी प्रमुख ग्लेशियर हैं, सबसे ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक जितने भी ऊंचे ग्लेशियर हैं ये काराकोरम रेंज में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर 76 मीटर, कुछ स्रोतों में 72 मीटर भी दिया हुआ है, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ये हमारी काराकोरम रेंज में स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध सैन्याभ्यास स्थल हमारा सियाचिन, वो भी इसी रेंज के अंतर्गत में आता है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे, और ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। अब दूसरी बात करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा या पास की भी बात करेंगे तो भी आप देख रहे हैं उत्तर में काराकोरम है हमारा। इसी काराकोरम में आपका जो दर्रा है, काराकोरम दर्रा, इस काराकोरम दर्रा को हम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा बोलते हैं। देखिए, दर्रा क्या होता है? पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के लिए, अर्थात व्यापार के लिए मुख्य रूप से जो भी नेचुरल आपके ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते बने होते हैं या नेचुरल परिवहन के रास्ते बने होते हैं, उन्हें हम पास या दर्रा बोलते हैं। तो सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम में स्थित है। दूसरी श्रेणी की बात करेंगे, लद्दाख। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बताया कि कैलाश से उत्तरी भारत की नदियां, अर्थात हिमालयन जो नदियां हैं, इनका उद्गम होता है। इनमें से एक प्रमुख नदी
हमारे कैलाश मानसरोवर से निकलती है और निकलने के पश्चात लद्दाख एवं जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है और फिर पाकिस्तान में जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिंधु नदी, सिंधु रिवर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? तो सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे ठंडा स्थल, आपने नाम सुना होगा द्रास, -45 46 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान जिसको हम द्रास बोलते हैं, इसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत का सबसे गहरा गार्ज, गार्ज यानी होता है महाखड्ड। जब नदियां चट्टानों को काटती हैं तो पहले शेप में वी आकार की वैली बनती है, यू शेप में यू आकार की वैली बनती है, और जब सकरे होते हैं और गहराई अधिक होती है तो ये गार्ज कहलाते हैं, जिसको हम हिंदी में महाखड्ड बोलते हैं। और यही गार्ज जब सकरे होते हैं लेकिन बड़ा रूप गहराई का लेते हैं तो उन्हें हम कैनियन बोलते हैं, जैसे ग्रैंड कैनियन आपने नाम सुना होगा। तो हमारे भारत के यदि सबसे गहरे गार्ज की बात करेंगे तो ये गहरा गार्ज हमारा, जिसको हम बोलते हैं बुंजी गार्ज, आपने नाम सुना होगा, जो हमारे पीओ के क्षेत्र में गिलगित नामक स्थान है। इस गिलगित नामक स्थान के पास बुंजी नामक स्थान पर बुंजी गार्ज का निर्माण होता है, जो 5200 मीटर जो है इसकी गहराई है। तो ये गहराई हमारी लद्दाख श्रेणी को काटकर ही होता है। तो आपको प्रश्न आएगा कि सिंधु नदी के द्वारा किस पर्वत श्रृंखला को काटकर भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख श्रेणी को काटकर बुंजी गार्ज का निर्माण यहाँ गिलगित के पास में बुंजी नामक स्थान पर हुआ है। उसे हम बुंजी महाखड्ड या बुंजी गार्ज के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, पूछा जाता है कि मैक्सिमम जिसका स्लोप है, तो यदि भारत में बात करें या विश्व में बात करें तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी या भारत की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी कहां पर स्थित है? हमारी लद्दाख रेंज में स्थित है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, सभी जानते हैं आप, जम्मू कश्मीर राज्य में है। यह इसी सिंधु नदी के दाहिने तट पर मौजूद है। यह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो ये जो फैक्ट हैं आपके, ये लद्दाख से संबंधित है। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको क्लासरूम में प्रोवाइड किए जाते हैं नोट्स के द्वारा। इसके बाद में जास्कर रेंज में कुछ विशेष नहीं है, यह मैक्सिमम हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में है और कुछ पार्ट इसका जो है ये नेपाल क्षेत्र में भी है, परंतु आपको बुक्स में मिलेगा कि ये हमारे भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ये तो हमने चर्चा की, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 माउंटेन रेंज है। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर, और जो भारत में मौजूद नहीं है उसका नाम है कैलाश। ये तो हमने ट्रांस हिमालय पर चर्चा की। अब इसके पश्चात हम सबसे महत्वपूर्ण है महान हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय। विश्व की सर्वोच्च जो चोटियां हमने आपको बताया इसी के अंतर्गत में आती हैं। और भारत में भी हिमालय का यदि प्रारंभ की बात करें या मुख्य भाग की बात करें तो इसी महान हिमालय को हम अपना हिमालय का मेन पार्ट मानते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो विद्यार्थियों गौर से देखिएगा कि हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में यहां एक माउंटेन है, एक पर्वत है जिसे हम नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। इस नंगा पर्वत से एक हमारी रेंज गई है जो नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल के पश्चात सिक्किम से होती हुई अरुणाचल प्रदेश जाती है और यहां अरुणाचल प्रदेश के पश्चात ये रेंज दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, परंतु पहले हम इसको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि महान हिमालय का विस्तार भारत में किस राज्य से लेकर किस राज्य की ओर है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में नंगा पर्वत से लेकर, यह हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य में नंगा पर्वत से लेकर यह हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो माउंटेन है उसका नाम है नामचा बरवा हिल या नामचा बरवा माउंटेन। जब आप रिवर पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है
इसी नामचा वरवा पर्वत को काटकर यहाँ एक महाखड्ड का निर्माण करती है। वो हम रिवर पे आप पोर्शन में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके विस्तार की बात करें तो महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से होकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा वरवा पर्वत तक है। पहली चीज, यदि किलोमीटर की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो विस्तार है ये 2400 किलोमीटर में है। अब यदि हम बात करेंगे इसके शेप की, इसकी आकृति की बात करेंगे तो ये महान हिमालय आप देख रहे होंगे धनुषाकार शेप में है, अर्थात वो शेप में है, तो इसका शेप हो जाएगा धनुषाकार। यदि हम विस्तार की बात करेंगे 2400 किलोमीटर है। इसको देखो अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये हमारा पश्चिमी हिमालय है, ये हमारा पूर्वी हिमालय है। तो हमारा ये जो पश्चिमी हिमालय है इसकी पश्चिम क्षेत्र में चौड़ाई अधिक है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पूर्व की ओर बढ़ता है इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम होती जाती है। परंतु देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं आती हैं कि पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है। तो पश्चिमी हिमालय जो है, महान हिमालय का पश्चिमी भाग जो है, इस भाग में आप देख रहे हैं कि यहाँ चौड़ाई अधिक है परंतु यहाँ ऊंचाई कम होगी। और इस पूर्वी भाग में यहाँ पर हमारी चौड़ाई कम हो गई है लेकिन विश्व की सर्वोच्च चोटियां जो हमने बात की वो ऊंची ऊंची यहाँ पर मौजूद है। उसका भी रीजन है। रीजन क्या है, ये प्लेटों का किनारा है। हमारा जो प्लेट था ये इंडियन प्लेट का ये वाला भाग टकराया था यूरेशियन प्लेट से, तो जो नियर रहेगा उसमें फोल्ड ज्यादा पड़ेंगे और फोल्ड ज्यादा पड़ेंगे तो पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा होगी। तो हमारा ये वाला पार्ट जो था ये यूरेशियन प्लेट से टकराया था और टकराने के कारण ही हमने आपको बताया था कि एक प्लेट नीचे गई थी और एक प्लेट, तो ये जो फोल्ड है ये फोल्ड का कारण यही है कि यही पोर्शन टकराने के कारण जो हमारी इंडियन प्लेट नीचे की ओर टर्न हो गई, इसलिए ये दक्षिण की ओर हमारी ये श्रृंखला गई हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको समझ में आ गया होगा नवीन पर्वत क्यों है, क्योंकि आज से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व ही हिमालय का निर्माण हुआ है। प्रक्रिया यदि बात करेंगे तो 7.5 करोड़ वर्ष प्रारंभ हुई थी। और बलित पर्वत इसलिए है क्योंकि ये टकराया था तो इसमें फोल्ड पड़े थे और फोल्ड के कारण इसके अवसाद ऊपर की ओर उठे थे और टकराने के कारण ही यहाँ से ये टर्न हो गया है। अब अगली चीज आती है, आप किताबों में पढ़ते हैं कि महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा वरवा पर्वत तक विस्तृत है और 2400 किलोमीटर में विस्तृत है और धनुषाकार शेप में है। परंतु अरुणाचल प्रदेश से यह एक बैंड के द्वारा, हिंदी में यदि बात करेंगे तो अक्ष संघीय मोड़, और यदि इंग्लिश में बात करेंगे सिंटैक्सियल बैंड के द्वारा मुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि मोड़ है तो ये मोड़ दोनों तरफ है, यहां पर भी ये मुड़ा हुआ है और हिंदू कुश पर्वत यहां पर है आपका और यहां से भी ये टर्न है। मतलब यदि बोलेंगे कि नंगा पर्वत में इस पोर्शन में भी सिंटैक्सियल बैंड है और इस पोर्शन में भी देखिए ये बैंड होता है। सिंटैक्सियल बैंड से क्या तात्पर्य है, आपने देखा होगा जो गर्ल्स हैं बालों में एक चिमटी लगाती हैं ब्लैक कलर की, आपने देखा होगा उसका एक नीचे का भाग टर्न होता है, फोल्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है। तो ये उसी प्रकार का एक बैंड है। आप देख रहे होंगे यहां तक आने के बाद में ये ऐसा फोल्ड है और इसी प्रकार से ये चिमटी होती है आपकी। तो ये सिंटैक्सियल बैंड इसको नाम दिया गया है। अब देखते हैं इस महान हिमालय के बारे में हमने बेसिक चीजें तो देख ली, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनकी जो चोटियां हैं, इन पर जो पाई जाने वाली चोटियां हैं, इन चोटियों का सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, इनसे बनने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए पहला पर्वत तो हमने यदि प्रारंभ की बात की तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है और आखिरी पर्वत की बात की तो नामचा पर्वत है। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा नेपाल पोर्शन है। इस नेपाल में इसकी एक चोटी है या एक पर्वत है जिसे हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए मैं यहां थ्योरी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट आएंगे, ये क्लासरूम में आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि क्लासरूम में आपको दी जाती है, यहां पर केवल हम ओरल आपको बता रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 8848 मीटर है। कुछ स्रोतों में आपको 8850 भी मिलेगी, लेकिन यह डिपेंड करता है ऑप्शन पे। तो 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट चोटी है। और यदि बात करेंगे कि इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत या चाइना क्षेत्र में इसको चोगो लुंगमा के नाम से जाना जाता है।
तो हमारी नंगा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत और उसके अलावा माउंट एवरेस्ट। देखिए इनका क्रम जमाने को आता है कि या तो बोलेंगे उत्तर से लेके पूर्व के क्रम में जमाएं या पूर्व से लेके उत्तर के क्रम में जमाएं। तो अभी हमने इसका विस्तार देखा कि पूर्व में नामचा बरवा से पश्चिम तक 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। तो सबसे पहला माउंटेन आपका आया नामचा बरवा। यदि हम पूर्व से उत्तर की ओर या पूर्व से उत्तर की ओर यदि क्रम की बात करते हैं, उसके बाद में ये हमारा सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में यहाँ एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। इसकी हाइट की यदि बात करेंगे 8598 मीटर, ठीक है। उस कंचनजंगा के पश्चात आती है हमारी एक चोटी यहां पर है नेपाल में जिसका नाम है मकालू। मकालू के बाद में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद में नेपाल में ही मसालू। मसालू के बात करेंगे, बाद में एक चोटी है धौलागिरी। उसके बाद में उत्तराखंड यदि हम राज्य में बात करेंगे तो धौलागिरी के बाद में आती है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद में यदि हम बात करेंगे तो यहां उत्तराखंड राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी। यह नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। देखिएगा एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। महान हिमालय में विश्व की 10 बड़ी सर्वोच्च चोटी हैं। यदि इनके हम औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर है और सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है। उसके पश्चात उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। यदि हम इनके क्रम की बात पूर्व से पश्चिम की बात करें या पूर्व से उत्तर पश्चिम की बात करें तो पूर्व में सबसे पहले नामचा बरवा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, तीसरे पे मकालू, चौथे में माउंट एवरेस्ट, पांचवें में मसालू, छठवें पे धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा और नंदा देवी और आखिरी आपका हो जाएगा नंगा पर्वत। तो ये 10 बड़ी जो आपकी सर्वोच्च चोटियां हैं। इसके अलावा चोटियां तो बहुत सारी हैं, केदारनाथ है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ है, तो ये चोटियों बंदरपूंछ है, लेकिन ये बड़ी 10 सर्वोच्च चोटियां हैं जिनको हमने महान हिमालय के अंतर्गत देखा। अब देखिए इससे आने वाले क्वेश्चन क्या हैं। एक तो सीक्वेंस में जमाने आ सकता है आपको। एक पूछा जाएगा उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी क्या है, नंदा देवी। उत्तर या उत्तर पश्चिम में इसका प्रारंभ कहां से होता है, नंगा पर्वत से। पूर्व में प्रारंभ कहां से होता है, नामचा बरवा। किस स्थान या पर्वत से या किस राज्य से महान हिमालय सिंटैक्सियल बेंड के द्वारा टर्न हुआ है, तो आप बता सकते हो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। फिर क्वेश्चन आता है, देखिए कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। पहली चीज आपको पूछा जाएगा भारत की सर्वोच्च चोटी। यह डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पहला क्वेश्चन बनेगा भारत की सर्वोच्च चोटी, तो आप बताएंगे K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। फिर दूसरा यदि क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो ध्यान रखिएगा यह है आपकी कंचनजंगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा भारत में पूर्ण रूप से स्थित, भारत में पूर्ण रूप से स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी। तो ये यदि चोटी की बात करेंगे तो ये हमारी है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड राज्य में है। देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, परंतु ये ध्यान रखिएगा ये कहां पर मौजूद है, पीओके क्षेत्र में है, तो भारत में तो है नहीं। मैक्सिमम पार्ट इसका कहां, पीओके क्षेत्र में है, आपका पाक अधिकृत पाकिस्तान का कब्जा है।
तो लेकिन वर्तमान में अभी तक ये क्वेश्चन आया था भारत की सर्वोच्च चोटी, तो केटू या गॉडविन ऑस्टिन को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। देखिए भारत में स्थित है तो आपने देखा सिक्किम राज्य में है ये, परंतु इसका कुछ पार्ट तिब्बत क्षेत्र में भी गया हुआ है। ठीक है, तो भारत में स्थित हिमालय की, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय को तो हम हिमालय का पार्ट मानते नहीं है, उसको हम तिब्बत क्षेत्र में है या पार हिमालय के नाम से जानते हैं, और महान हिमालय से ही प्रारंभ होता है, इसीलिए हम भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा को मानते हैं। और तीसरा, भारत में पूर्ण रूप से स्थित, तो देखिएगा उत्तराखंड राज्य, भारत के उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य में पूरी तरह स्थित चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी। ये हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी है, पूर्ण रूप से स्थित। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे हिमालय की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने चर्चा की महान हिमालय पर। महान हिमालय का विस्तार यदि बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर 2400 किलोमीटर में धनुषाकार आकार में विस्तृत है। राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। शेप इसका धनुषाकार है और नामचा बाबा पर्वत से अक्षसंगीय मोड़ या सिंटैक्सियल बैंड के द्वारा मुड़ा हुआ है। और यही पार्ट जब समुद्र के अंदर जाता है तो आपने सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप इसी हिमालय का टूटा हुआ पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरे हिमालय की हमने बात की जिसको हम लेजर हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। यह भी महत्वपूर्ण हिमालय है क्योंकि लघु हिमालय की यदि हम बात करेंगे तो यह लघु हिमालय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज है जिसे आपने नाम सुना होगा पीर पंजाल। जवाहर सुरंग गुजरती है, जवाहर सुरंग पीर पंजाल में बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। तो ये महत्वपूर्ण, ये आपके हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण रेंज मानी जाती है। तो ये किसके अंतर्गत में आती है? लघु हिमालय के अंतर्गत, जिसे हम लेजर हिमालय भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत 3 रेंजेस हैं। पहली रेंज है हमारी पीर पंजाल, उसके बाद में दूसरी रेंज है धौलाधर, तीसरी है नग टिब्बा, और चौथी जो भारत में मौजूद नहीं है ये नेपाल में है। ध्यान रखिएगा पहली रेंज का नाम क्या है? पीर पंजाल। दूसरी है आपकी नग टिब्बा। तीसरी बात करेंगे हम धौलाधर। देखिए यहां धौलागिरी है और यहां आपकी है धौलाधर। और चौथी जो नेपाल में मौजूद है उसको हमने नाम दिया महाभारत। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला की बात करेंगे लघु हिमालय में तो पीर पंजाल है, क्योंकि इसी पीर पंजाल में हमारा बनिहाल दर्रा पड़ता है जिससे हमारी जवाहर सुरंग जो है ये गुजरती है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि लघु हिमालय की कौन सा माउंटेन रेंज है जो भारत में स्थित नहीं है? तो हम देख रहे हैं ये महाभारत नेपाल में स्थित है। तो इससे आने वाले क्वेश्चन यही है। इसके बाद हम चौथे हिमालय की चर्चा करते हैं जिसे हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। देखिए शिवालिक हिमालय की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। शिवालिक हिमालय की यदि हम बात करते हैं, वैसे तो ये आप पाकिस्तान में पोटवार बेसिन है, जो हमारा पंजाब का पोटवार बेसिन का दक्षिण का जो क्षेत्र है, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहां से ये प्रारंभ होता है। तो ये अलग अलग, ये भी जो हमारा हिमालय है शिवालिक, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले एक श्रेणी आती है जिसे हम जानते हैं जम्मू हिल्स। शिवालिक हिमालय जो सबसे हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, इसके अंतर्गत सबसे पहले आने वाला पार्ट है जम्मू हिमालय। दूसरा है आपका जिसको हम बोलते हैं चुरिया मुरिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, चुरिया मुरिया। चुरिया मुरिया शिवालिक हिमालय श्रेणी का ही एक पार्ट है।
उसके पश्चात दुधवा, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, दुधवा हिल्स या दुधवा पहाड़ी है। तो विस्तार की वैसे हम बात करेंगे तो ये निरंतर नहीं है, टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में है, जैसे कि जम्मू हिमालय, फिर बाद में चुरिया मुरिया, फिर दुधवा हिल, फिर यह आसाम में जाकर ये जो आपकी रेंज है शिवालिक, ये खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। और उसके पश्चात हमारे उत्तर पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा होगा अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है, जैसे कि डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो जो आप अरुणाचल प्रदेश में ये पूर्वी पहाड़ियां जो पढ़ते हैं, डाफला DMAM के नाम से आप याद कर सकते हो इनको, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये जो 4 हिल्स हैं जो यहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम है, ये हमारे शिवालिक का ही पार्ट है। शिवालिक हिमालय के यदि हम प्रारंभ की बात करें तो ये पाकिस्तान में पोटवार बेसिन से, मतलब हमारा पोटवार बेसिन का दक्षिण पंजाब वाले क्षेत्र से लेकर असम तक विस्तृत है। उसके बाद ये गायब हुआ है। उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश यानी उत्तर पूर्वी पहाड़ियों क्षेत्र में डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, इन पहाड़ियों के रूप में यह फैला हुआ है। ये तो हमने शिवालिक हिमालय पर चर्चा की, ये हमारे चारों हिमालय के प्रकार हमने आपको बताए। अब आप जानिए कि ये 4 हिमालय तो हमने बताया, परंतु आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हिमालय कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। जैसे कि आप कभी भी किसी शहर में प्रवेश करते हैं तो एक माइलस्टोन होता है या लिखा होता है कि आपका स्वागत है, उसी प्रकार हमें यदि पहचानना है कि कौन से हिमालय का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, तो उसके लिए इनके बीच में कुछ फॉल्ट बने हुए हैं, कुछ एक बॉर्डर बनाई है, एक लाइन बनी हुई है। उन लाइनों को पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय। तो यहां देखते हैं हम, सबसे पहले यदि हम बात करें ट्रांस हिमालय, ये हमारी ट्रांस हिमालय रेंज है। दूसरी रेंज है हमारी ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। ये हमारी महान हिमालय रेंज है। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाली एक लाइन है, जिसे इस लाइन को या इस फॉल्ट को, जिससे ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसका पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। इसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ट्रांस हिमालय किस लाइन के द्वारा या किस फॉल्ट के द्वारा महान हिमालय से अलग होता है। तो इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग होता है। चलिए अब अगले हिमालय की बात करते हैं। यह हमारा महान हिमालय है। अब इस महान हिमालय और तीसरा जो हमारा हिमालय है लघु हिमालय, इनके मध्य में भी एक फॉल्ट बना हुआ है, जिसे हमने नाम दिया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किस के बीच में है? महान हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में। चलिए अब चर्चा करते हैं लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच में। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच में जो फॉल्ट है या जो बॉर्डर है या जो लाइन है, उसको हमने नाम दिया मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा फॉल्ट है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय के बीच में इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए हिमालय की जो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, इस शिवालिक से आने वाले क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला जिसका निर्माण अभी भी जारी है। आप देखते हैं आए दिन भूकंप आते हैं, तो जब भी भूकंप आता है तो ये मान के चलिए कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं
उन पर गति हो रही है, मूवमेंट हो रहे हैं, इसके पश्चात ही अर्थक्वेक हो रहे हैं। और जब भी भूकंप आता है तो ये मान के चलिए हिमालय की जो ऊंचाई है ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। अब देखिएगा इस शिवालिक का यदि हम दक्षिण भाग की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ नॉर्दर्न प्लेन है। यदि हम बात करें उत्तर का विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु के मैदान के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, इस मैदान के कारण इस क्षेत्र में काफी मिट्टियां एकत्रित हुई हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती हैं। तो उससे पूर्व हम ये जान लें कि लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय, यहां मान के चलिए कि ये हमारा लघु हिमालय क्षेत्र था और ये हमारा शिवालिक हिमालय है। इनके मध्य में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो घास के मैदान हैं इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं दून, ये दून घास के मैदान हैं और इन पर ही शहर बसे हुए हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, आपने नाम सुना होगा। तो ये उन घास के मैदानों पर स्थित शहरों के नाम हैं। तो दून बोला जाता है उत्तराखंड क्षेत्र में किसे, घास के मैदानों को जो लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में दूसरा हम देखें द्वार, ये द्वार भी घास के मैदान हैं जिन्हें हम हरिद्वार, आपने नाम सुना होगा, ये उस पर स्थित शहर है। इसके अलावा इन्हें उत्तराखंड में भी बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। यदि हम जम्मू कश्मीर में इसको बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इनको मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, आपने नाम सुना होगा। तो दून, द्वार, गुलमर्ग, बुग्याल, पयार, ये सारे क्या हैं, आपके घास के मैदान हैं। तो इन्हीं घास के मैदानों पर शहर स्थित हैं। तो ये शिवालिक श्रेणी से आने वाले क्वेश्चन हैं। एक बार चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं। हिमालय को 4 भागों में बांटा है। पहली चीज तो हिमालय की उत्पत्ति की बात करेंगे तो 2 थ्योरीज हैं, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत अर्थात जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोवर, और दूसरा है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यदि बोलेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है तो हमारी अभिसारी प्लेट यानी कन्वर्जेंट प्लेटों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। उसके पश्चात इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने के कारण इनके जो अवसाद थे ये ऊपर की ओर उठे और ऊपर के उठने के कारण लगातार प्लेटों में मूवमेंट होता रहा और वर्तमान में हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय या पार हिमालय। इसे हम हिमालय का पार्ट नहीं मानते क्योंकि इसका निर्माण पहले ही यूरेशियन प्लेट से हो चुका था। हमारा जो मुख्य हिमालय है वो महान हिमालय से प्रारंभ होता है। इसे महान हिमालय इसलिए कहा जाता है कि विश्व की 10 बड़ी सर्वोच्च चोटियां, जो कि जिनकी औसत ऊंचाई बात करें 6000 मीटर है, और मैक्सिमम विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर जिसकी हाइट है, यह महान हिमालय के अंतर्गत आती है। यदि हम शेप की बात करें तो यह धनुषाकार आकार में पूर्व से पश्चिम की ओर अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर राज्य में लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। धनुषाकार शेप है और अरुणाचल प्रदेश से सिंटेक्सियल बैंड के द्वारा यह समुद्र में घुसा हुआ है। इसी की यदि हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है इसी का पार्ट है। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि यदि सीक्वेंस की तो नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मसालू, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी और आखिरी में आपका नंगा पर्वत। ये 10 बड़ी सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय में आती हैं। उसके पश्चात लघु हिमालय में हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला पीर पंजाल, जिसके अंतर्गत बनिहाल दर्रा है या पास है जिससे जवाहर सुरंग गुजरती। उसके पश्चात हम बात करेंगे धौलाधर, उसके बाद नग तिब्बा और आखिरी जो भारत में मौजूद नहीं है जिसका नाम है महाभारत श्रेणी। फिर हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला शिवालिक, जिसको हम बात करें पाकिस्तान के पोटवार बेसिन के दक्षिण क्षेत्र यानी पंजाब के पास से यह हमारे असम क्षेत्र तक फैली हुई है और उसके बाद में यह विलुप्त है। उसके पश्चात यह छोटी छोटी पहाड़ियां जो उत्तर पूर्वी हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य है, डाफला, अबोर, मिसमी, मिरी, ये जो हिल हैं जो इनकी जनजातियों के नाम पर हैं, ये भी शिवालिक श्रेणी का ही पार्ट माना जाता है। तो ये हमने आज 4 भागों पर चर्चा की। आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं या आए हुए हैं उन पर चर्चा की और उसके अंतर्गत इन सारे हिमालय के बीच में जिन लाइन के द्वारा, जिस बॉर्डर के द्वारा, जिस फॉल्ट के द्वारा ये अलग हुए हैं उन पर चर्चा की। आशा करता हूं कि हिमालय की उत्पत्ति से लेकर उसके वर्तमान कंडीशन तक, वर्तमान भागों तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दीपिका चैनल के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिससे कि आगे मैं वीडियो बना सकूं और भी भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं
उन पर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।